हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट में। गाइस आज हम सीटेट का सेकंड पेपर बाल विकास का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं बाल विकास में कौन सा क्वेश्चन आया है। तो इसका पहला क्वेश्चन, अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में पहला ऑप्शन था शिक्षक एक तानाशाह के रूप में कार्य करता है और शिक्षार्थी श्रोताओं के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा था शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना शिक्षार्थियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। तीसरा था किसी पूर्व योजना या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। और चौथा ऑप्शन था शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। पहला है विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना। दूसरा था विविध संदर्भों में उदाहरणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करना। तीसरा है अवधारणा क्या नहीं है यह दिखाने के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करना। और चौथा है विद्यार्थियों में अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहना। तो निम्नलिखित में कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ को विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। पहला है मनोविश्लेषण, दूसरा है व्यवहारवाद, तीसरा है मनोगत्यात्मकता और चौथा है सामाजिक रचनावाद। तो एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। तो माध्यमिक विद्यालय सामाजिक रचनावाद पर स्थापित होनी चाहिए। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, सामाजिक रचनावाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए में है समानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए इसका रीज़न है कारण भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। तो देखिए समानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बट इसके रीज़न जो है कारण भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो ये गलत है क्योंकि भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित है। तो इस तरह इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्व प्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। पहला है सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पर जोर देकर। दूसरा है छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। तीसरा है पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पुनर्बलन प्रदान करके। और चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखवा कर। तो एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्व प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण है। पहला है दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने से अभिप्रेरणा। दूसरा है बाहरी पुरस्कारों से अभिप्रेरण। तीसरा है व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरणा। या फिर चौथा है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से अभिप्रेरणा।
तो देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है वो दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए बिल्कुल नहीं होगी, बाहरी पुरस्कार से भी नहीं होगी, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा ये भी नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में किस बहस पर प्रकाश डाला गया है? क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप में निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है? पहला है योग्यता का अटल वृद्धिशील दृष्टिकोण, दूसरा है प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव, तीसरा है विकास का निरंतर विचित्र दृष्टिकोण और चौथा है विकास का स्थिर अस्थिर दृष्टिकोण। तो क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप में निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है? तो योग्यता का अटल वृद्धिशील बिल्कुल नहीं होगा, अटल वृद्धिशील। और फिर है विकास का निरंतर विचित्र दृष्टिकोण, विकास का स्थिर और अस्थिर दृष्टिकोण। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है? पहला है मध्य वयस्कता, दूसरा है मध्य बाल्यावस्था, तीसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था और चौथा है किशोर अवस्था। तो के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत जिसमें यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज होती है तो वो है किशोरावस्था। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन वाला, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं और इसका रीज़न था सामाजिकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। तो बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। बट सामाजिकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की सरल प्रक्रिया नहीं बल्कि जटिल प्रक्रिया है। तो इस तरह ये रीज़न गलत होगा। तो इसका पहला ए सही और आर गलत। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए सही और आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? पहला है प्रतीकात्मक खेल, दूसरा है अमूर्त तर्क, तीसरा है संरक्षण और चौथा है वस्तु स्थायित्व। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इनकी 4 चरण ये दिए थे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए हैं, जिसमें पहला था संवेदीगामक, तो ये वस्तु स्थायित्व वाला हो जाएगा। और प्रतीकात्मक खेल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण भी गलत होगा। तो इस तरह इसका औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है, तो वो है अमूर्त तर्क। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अमूर्त तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। तो जीन पियाजे जो है वो पहला था क्रिया पर, दूसरा परिपक्वता, तीसरा है संस्कृति और चौथा है अनुभव। तो जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर क्रिया, परिपक्वता और अनुभव सभी में सफल रहे और अगर किसी चीज़ में नहीं रहे तो वो है संस्कृति में। तो इस तरह इसका एक ऑप्शन कट रहा है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा, संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है? पहला है सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण,
है दूसरों की धारणा पर ध्यान। दूसरा है दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरे परिणामों से बचाव। तीसरा है अच्छा लड़का अच्छा लड़की उन्मुखीकरण, अधिक से अधिक संख्याओं के लिए सबसे अच्छा। और चौथा है कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण, मानवता के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कायम रखना। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है? तो सही जो करेक्ट है उसको हमें देखना है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरे परिणामों से बचाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? पहला है बच्चों का विकास चरणों में होता है। दूसरा है बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तीसरा है भाषा संज्ञान को प्रभावित और निर्धारित करती है। चौथा है संस्कृति का सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में मान्यताएं जो समान हैं वो है बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवाइगोस्की ने प्रस्तावित किया था कि बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से भी कर सकते हैं। दूसरा था बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और समाज को उन्हें सामाजिक व्यवहार सिखाने की ज़रूरत है। तीसरा है बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। और चौथा है बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तो लेवाइगोस्की ने प्रस्तावित किया था कि बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन है, बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना का करना होना चाहिए। दूसरा है बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। तो देखिए, बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं की तुलना में करना चाहिए। तो तुलना बिल्कुल नहीं करनी है, तो ये पहला ऑप्शन गलत होगा। और बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता और इसे पोषित नहीं किया जाता, ये भी गलत होगा। तो इस तरह इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि वे जेंडर स्थिरता का निर्माण करें। दूसरा था जेंडर रूढ़िवादिता। हाँ, तो इसका पहला था जेंडर स्थिरता का निर्माण करें। दूसरा है जेंडर रूढ़ियों को तोड़े। तीसरा है जेंडर भेदभाव को मजबूत करे। और चौथा है जेंडर पहचान को सक्षम करे। तो एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, तो ये कोशिश कर रही है कि जेंडर रूढ़ियों को तोड़े। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, जेंडर रूढ़ियों को तोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन है, सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और रौबदार होते हैं। दूसरा इसका रीज़न है, दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व के स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। तो देखिए, सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और रौबदार होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा, दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व के स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इस तरह इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए? पहला है विविधता का सामान्य चित्रण, दूसरा है उनके अलग अलग बुद्धि लब्धि स्तरों का असामान्य मापदंड, और तीसरा है कुछ बच्चों में संज्ञानात्मक असामान्यता, चौथा है कुछ बच्चों में विकासात्मक कमियां। तो विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप में उनके अलग अलग बुद्धि लब्धि स्तरों को असामान्य मापदंड देखा जाना चाहिए। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है। पहला है आत्म संदर्भित, दूसरा है मापदंड संदर्भित, तीसरा है प्रारूप संदर्भित और चौथा है मानक संदर्भित। तो वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाए तो उसे कहते हैं मानक संदर्भित। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, मानक संदर्भित। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए, दूसरा है आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए, तीसरा है आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव पैदा करना चाहिए, और चौथा है आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होने चाहिए। तो देखिए, आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव बिल्कुल नहीं करना है, तो ये पहले गलत होगा। आकलन मानकीकृत भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो इस तरह इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा। आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए और आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा? पहला है अखबार का लेख पढ़ें और एक उपयुक्त शीर्षक के बारे में सोचें, दूसरा है एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें, तीसरा है एक विशिष्ट अखबार के लेख में उल्लिखित संज्ञाओं को पहचानें, और चौथा है अखबारों के लेख पढ़ें और नए शब्दों की सूची बनाएं। तो देखिए, कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा? तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन, खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। इसका कारण है कि शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तो देखिए, खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा, शिक्षकों को अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं और छात्रों के विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही, और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है? पहला है अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना,
दूसरा है पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को शामिल करना। तीसरा है विद्यार्थियों को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृतियों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। और चौथा है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। तो कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा इसमें तरीका नहीं है? तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृति के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना, क्योंकि ये विविधता को बढ़ावा देने का तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाले चुनौती का सही मेल कौन सा है? तो पहला है गति, समन्वय, वैकल्य, जैसे ठीक से देख, सुन व बोल पाने की क्षमता को प्रभावित करता है। दूसरा था गुलज वैकल्य, पढ़ने की क्षमता और भाषा पर प्रसंस्करण कौशल को प्रभावित करता है। तीसरा लेखन वैकल्य, सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। चौथा है पठन वैकल्य, संख्याओं और अंकगणितीय संक्रियाओं की सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौती का सही मेल लेखन वैकल्य से है। लेखन वैकल्य सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। पहला है गतिविधियों के बीच तेज़ी से बदलाव करने में। दूसरा है अजनबियों के साथ संवाद करने में। तीसरा है बातचीत के दौरान आँखों का संपर्क स्थापित करने में। और चौथा है परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। तो सौलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमज़ोर होती है। दूसरा, बच्चे विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली हो सकते हैं और कुछ में किसी प्रकार की अक्षमता भी हो सकती है। तीसरा है बच्चे एक से अधिक प्रकार की बुद्धि में प्रतिभाशाली हो सकते हैं। चौथा है प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। तो प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा कि प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना सबसे अधिक होती है। तो इस तरह इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण। पहला है विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा है विद्यार्थियों की समझ में और अधिक फासला पैदा करता है। तीसरा है विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक कौशलों में बाधा डालता है। और चौथा है अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि है। तो विद्यार्थियों द्वारा स्वयं की त्रुटि का विश्लेषण विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है प्रक्रियात्मक ज्ञान की किसी चीज़ के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान बताता है। दूसरा है घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज़ कैसे करनी चाहिए। तीसरा है घोषणात्मक ज्ञान को विश्लेषणात्मक ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। और चौथा है प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। तो घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में करेक्ट आंसर होगा चौथा, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन विषय वस्तु को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में समय लगता है और वे अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। पहला है कम लंबी, दूसरा है लंबा लंबी,
तीसरा है लंबा कम और चौथा है कम कम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लंबा लंबी अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है अभिकथन, शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि जैसा कि मेरे सीखने का लक्ष्य क्या है और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। इसका रीज़न है, जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। तो देखिए, शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो क्या सीख रहा है, उसका लक्ष्य क्या है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा कि जब छात्र समझते हैं कि उनके काम प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए और इससे सीखने में और उनकी अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं खुद। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। तो इतने के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।